बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर है हमारा 35। सबसे पहले व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन्स लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी से रिलेटेड चीज़। यानी कि यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स में हम क्वान्टिटेटिव स्टडी करते हैं एनर्जी रिलेशनशिप्स की या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की और एनर्जी कन्वर्जेंस की। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स जो हम क्वान्टिटेटिव स्टडी करेंगे एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी कन्वर्जेंस की वो हम करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बायो एनर्जेटिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है, जिसमें आप बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की और एनर्जी कन्वर्जन की बेसिक्स पढ़ते हो। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की तो जो इसमें एनर्जी की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे या एनर्जी के रिलेशनशिप्स और एनर्जी कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। वो बेसिक दो एनर्जीज हैं, एक सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन से। ठीक है, सूरज की जो रोशनी है उसको हम लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी कहते हैं। अर्थ प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको खुद को सर्वाइव रखने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सूरज से लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी को या सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करवाया जाता है केमिकल एनर्जी में और उस केमिकल एनर्जी को ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। ये केमिकल एनर्जी प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये केमिकल एनर्जी फूड में प्रेजेंट होती है, जैसे कि शुगर्स वगैरह हो गई। ठीक है, जैसे अगर हम आलू खाते हैं तो आलू से जो हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी दैट विल बी द स्टार्च, जिसको हम ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हमारे इनसाइड द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जरिए ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है। अब सूरज से जो रोशनी मिली है उसको आगे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करवा के स्टार्च के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में फूड के अंदर स्टोर कर दिया गया। अब वो फूड हम इंटेक करते हैं। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता कैसे है? जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी यानी कि लाइट एनर्जी को जो कि सूरज से आ रही है उसको कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल एनर्जी को ये शुगर के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्टोर करते हैं, जो आगे हमें एज अ फूड यानी कि सब्जी के तौर पे, फल के तौर पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। रेस्पिरेशन की एवोल्यूशन, जैसे जैसे कहने के अर्थ प्लैनेट पे फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट हुई उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी आबोहवा में जमा होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मतलब ये क्या बताया गया कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एवॉल्व हुई। तो रेस्पिरेशन कब स्टार्ट हुई? जब फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस के बाद जब ऑक्सीजन हमारी आबोहवा में, हमारी एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होना शुरू हुई तो उस फ्री एनर्जी की मौजूदगी का मतलब क्या है कि एवोल्यूशन जो है, रेस्पिरेशन की एवोल्यूशन हुई। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, एनर्जी को कैप्चर करके आगे डिफरेंट कहने शुगर्स या फूड की अंदर उसको स्टोर किया जाता है और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक कंट्रोल फैशन में, एक कंट्रोल मैनर में। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जरिए एटीपी की फॉर्मेशन में। एटीपी क्या है? इट्स अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्मेशन भी रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ही एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एटीपी जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ये केमिकल लिंक है। किसके दरमियान में? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान में। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी दो टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। जिसमें हमने क्या बताया था कि चीज़ों का तोड़ना और तोड़कर उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाना या सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना, इसको हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब इस दौरान एनर्जी इस्तेमाल भी होती है, एनर्जी बनाई भी जाती है और रिलीज भी की जाती है। ठीक है, यानी स्टोर भी की जाती है। तो इसलिए एटीपी जो है ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान में एक केमिकल लिंक बनाती है। अब फोटोसिंथेसिस जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स।
यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो सोलर एनर्जी के बगैर या इनपुट ऑफ एनर्जी के बगैर नहीं बन सकते। प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाना है, प्लांट्स ने या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने शुगर्स बनानी है, लिपिड्स बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए उनको सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर आप कह रहे हो कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसके लिए पहले फोटोसिंथेसिस का होना ज़रूरी है, जो हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स में अपकमिंग टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको आगे बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस को पावर अप करने के लिए, स्टार्टअप करवाने के लिए, या ड्यूरिंग दो सेलुलर प्रोसेसेस वो ये स्टोर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा ये एनर्जी जो कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है ये एज एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल होती है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो सिर्फ प्लांट्स ही यूटिलाइज करेंगे, नहीं, वो एनर्जी बाकी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक, मेन टॉपिक दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। बेटा इस टॉपिक को आप शॉर्ट के लिहाज से भी देखोगे, लॉन्ग के लिहाज से भी करोगे और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी प्रिपेयर करोगे। बुक वाली डेफिनेशन की है मैंने यहाँ पे ताकि आप लोगों को बुक वाली डेफिनेशन याद करने में आसानी हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन या बनाना। तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स, अब यहाँ पे देखिए 3 वर्ड्स की हमने यहाँ पे को एग्रीगेट किया है, एक है एनर्जी पुअर, ठीक है, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वो कंपाउंड्स जो एनर्जी पुअर होते हैं जिनमें एनर्जी इतनी नहीं होती, इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोजन, जैसे कि ज़्यादातर हम इसमें पानी का जिक्र करते हैं, इनको रिड्यूस किया जाता है टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। किस तरह से? लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके, ठीक है, लाइट एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब्ड होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब करेंगे, उनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स, ऐसी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से उन्होंने किया, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, ट्रैप किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उससे एनर्जी रिच कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स को कन्वर्ट या रिड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को आप समराइज कैसे कर सकते हो? जैसे ग्रीन प्लांट्स में आपकी बुक पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये समराइज्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समराइज्ड इक्वेशन दें। समराइज्ड इक्वेशन देनी है तो आपने बेटा ये वाली लिखनी है जो आपकी बुक पे मेंशन्ड है। 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecules ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल इसको ट्रैप करेगा, एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और क्या चीज़ बन जाएगी? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, तो C6H12O6 यहाँ पे आपकी बुक पे मेंशन्ड है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, प्लस 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 molecules ऑफ वाटर। अब यहाँ पे समराइज्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो समराइज्ड इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट जो हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो पहले रिएक्ट करेंगे और इनके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स। अब पानी की बात करें तो पानी जो है वो दोनों साइड्स पे प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पानी जो है हमने अभी समराइज्ड इक्वेशन में हमने देखा कि पानी जो है वो दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स के ये कुछ रिएक्शंस में एज अ रिएक्टेंट पार्ट कर लेता है और कुछ रिएक्शंस में एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास पानी का नेट यील्ड एज सच नहीं मिलती, तो हम इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे कि 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules ऑफ वाटर प्लस लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल इसको ट्रैप करेगा और इसमें एंजाइम्स की मौजूदगी में क्या चीज़ बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और ग्लूकोज प्लस 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। तो ये बेसिकली इसके प्रोडक्ट्स हैं।
फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है, जैसे कि हमने जब चैप्टर नंबर 2 में मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की एग्जांपल्स हमने देखी थी, तो उसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पॉइंट दिया था। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस आपने कहा कि लाइट, इसके रिजल्ट में क्या चीज़ बनी, C6H12 एंड O6। अब ये O6 के साथ नेक्स्ट चीज़ क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो आपके कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती हैं, ये रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि ये चीज़ें जो आप कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं, ये चीज़ें रेस्पिरेशन के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज की जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो डिफरेंसेस हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दो डेफिनेशंस लिखी हैं, जो सी आपको इजी लगे आप बेटा याद कर सकते हो। कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, वो उतनी शिद्दत सूरज की जिसमें नेट गैशियस एक्सचेंज जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो मिसिंग है, नेट गैशियस एक्सचेंज जो है वो जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट। अब आप इसको थोड़ा फर्दर अगर डिटेल में डिफाइन करोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। जब डे टाइम होता है तब फोटोसिंथेसिस होती है, डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन रेस्पिरेशन डे टाइम में और नाइट टाइम में दोनों टाइम में होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होनी होती है इसलिए ये सिर्फ डे टाइम में होती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चल रहे हों, ये प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हों, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है दिन की रोशनी में, एक ऐसा कहने के वक्त आता है डे टाइम में कि प्लांट के लीव्स का और उनकी एनवायरनमेंट यानी कि उनकी एटमॉस्फेयर के दरमियान में गैशियस एक्सचेंज जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होती प्लांट के लीव्स और एनवायरनमेंट के दरमियान में, इसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। कंपनसेट करना यानी कि कमी को पूरा करना। इसको अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। डॉन और डस्क का जो टाइम होता है, डॉन मतलब जो मॉर्निंग यानी कि फजर का वक्त जो होता है, और डस्क मतलब जब शाम होना शुरू होती है यानी कि जब मगरिब होना शुरू होती है, उस टाइम पे लाइट की शिद्दत यानी कि जो सूरज की रोशनी की शिद्दत होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो कुछ देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो इक्वल हो जाता है, उनका रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। मतलब जितनी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर ली जाएगी, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स अपनी ही चीज़ प्रोड्यूस की हुई को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से गैसेस नहीं ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। इस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि नेट गैशियस एक्सचेंज जीरो हो गया है, लीव्स और इन्वायरमेंट के दरमियान में गैस एक्सचेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट आ गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स ने फोटोसिंथेसाइज जब करना होता है तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फजर के वक्त क्या होगा, रेस्पिरेशन तो कॉन्टिन्यूसली प्लांट्स के अंदर होती रहती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो इतनी होती है कि वो इन्वायरमेंट से लेने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक कर लेंगे, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब रेस्पिरेशन होनी है प्लांट्स ने ऑक्सीजन अपनी सराउंडिंग से लेनी है, तो फजर और मगरिब के वक्त, जब फजर और मगरिब का वक्त शुरू होता है तो उस टाइम पे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और इतनी ऑक्सीजन बनती है कि प्लांट उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से नहीं लेते हैं, इसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। तो जब लाइट इंटेंसिटी, जैसे कहने के फजर का वक्त गुजरना शुरू होता है, दिन सूरज जो है बहुत ज़्यादा उसकी शिद्दत ज़्यादा होना शुरू होती है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, फोटोसिंथेटिक रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, तो उस वक्त जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, रेस्पिरेशन फिर उतनी नहीं बना पाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान फिर उतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। फिर प्लांट्स जो हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रिक्वायरमेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी, तो डे टाइम में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा बनती है कि रेस्पिरेशन की नीड पूरी हो सकती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की नीड के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो इस स्टेज पे ऑक्सीजन का रिलीज और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक जो है वो प्रॉपर्ली तब स्टार्ट होता है जब वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंजिंग करते हैं, वो उस पॉइंट पे स्टार्ट होगा कि भाई दिन की रोशनी, सूरज की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो गई है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज कर जाएगा।
तो फिर प्लांट्स में एक्सचेंजिंग तब स्टार्ट होती है। तो फजर और मगरिब के वक्त पे इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरह का गैस एक्सचेंज नहीं होता प्लांट्स का, वो आपस में ही कर लेते हैं, यानी कि प्लांट्स अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि रात के वक्त अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन का रेट फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी बताया, फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं हो सकती है, डे टाइम में होती है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होनी होती है। तो इसलिए जब रात का वक्त होता है रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस तो उस टाइम होगी ही नहीं, तो इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन नहीं बनेगी। फिर रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है फिर अपनी सराउंडिंग से लेना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे भी कंपनसेशन पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो कंपनसेशन पॉइंट फजर के वक्त और मगरिब के वक्त जो है होता है। उस टाइम पे आप कहते हो कि नेट गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जीरो हो जाता है। सो कंपनसेशन पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस और हम रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस देख लेते हैं। आपके चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट पेज से और सेकंड पेज तक जो है ये डिफरेंसेस गिवन है, इनको आप इसी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि एनर्जी की कैप्चरिंग होती है, यानी कि एनर्जी जो है लाइट एनर्जी जो है या सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है, जबकि तो ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है और रिलीज होती है, तो इट विल बी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे शुगर्स हो गई, या शुगर्स के बाद आगे फर्दर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑर्गेनिक, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाएंगे, जिसको आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए उसमें स्टोर कर लिया जाएगा। जबकि रेस्पिरेशन में एज सच वर्क नहीं होता। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टोर्ड होगी उस एनर्जी को रिलीज़ किया जाएगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस के दौरान स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो सेल्स या ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्योंकि चीज़ें बनती हैं तो दिस विल बी अ एनाबॉलिक प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन में चीज़ों को तोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, तो दिस विल बी अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है, रेस्पिरेशन डे टाइम में भी हो सकती है और नाइट टाइम में भी होती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूज़ होते हैं। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा। रेस्पिरेशन में क्या चीज़ एज अ प्रोडक्ट बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, जबकि ऑक्सीजन को बनाकर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ किया जाता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन बनी है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ये दोनों चीज़ें रिलीज़ की जाएंगी। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में नहीं हो सकती, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों कंडीशंस में हो सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते हैं, फूड बनता है, एनर्जी स्टोर होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेट की गेनिंग होती है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्योंकि प्रोडक्ट्स को, फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज़ की जाती है, तो इट मीन्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कैन लूज देयर वेट बाय दिस प्रोसेस। एटलीस्ट 4 से 6 पॉइंट्स जो हैं आपने डिफरेंसेस के इसमें याद करने हैं, इसलिए आप इसमें से जितने भी पॉइंट्स सेलेक्ट करो, टू द पॉइंट सेलेक्ट करो जो आप इजीली याद कर सको। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी है, वाटर और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन। यानी कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो आप कहते हो कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, वो कहाँ से रिलीज़ होती है? क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 कंपाउंड्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। अब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, ठीक है। तो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है? इसी के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया था जिसको हम वैन लीन्स का हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो रिलीज होती है वाटर के थ्रू। ये एक हाइपोथेसिस था जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इस चीज़ को प्रूफ भी किया गया कि पानी से जो ऑक्सीजन रिलीज पानी की स्प्लिटिंग से जब ऑक्सीजन अलग होती है तो वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और उस ऑक्सीजन को ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे उनको एनर्जी मिल सकती है। तो वैन लीन का हाइपोथेसिस क्या था कि 1930s में वैन लीन ने यह हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट्स में वाटर जो कि एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होता है, एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होता है, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होता है, उस पानी की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिट मतलब पानी को ब्रेक डाउन किया जाता है, उस पानी की ब्रेक डाउनिंग के रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। जब ये बाय प्रोडक्ट एज अ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा तो ये कहाँ पे ऐड होगा? एटमॉस्फेयर पर ऐड होगा।
एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट वैन लीन ने अपना एक्सपेरिमेंट जो हाइपोथेसिस उसने दिया था उसको उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में परफॉर्म किया था, उस पर वर्किंग की थी। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और जो प्लांट्स हैं उनमें एक डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमने चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं तो इसको ब्रेक डाउन करें तो उनके उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है सल्फर। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करते हैं वाटर। तो जब वो वाटर यूज़ करेंगे, वाटर ब्रेक डाउन होगा तो क्या चीज़ रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर अपनी वर्किंग की वैन लीन ने, तो उन्होंने ये बताया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए और H2S वो यूज़ करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो सल्फर रिलीज़ करते हैं क्योंकि वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब H2S यूज़ हो रहा है तो सल्फर रिलीज़ होगा, ना कि ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। इस हाइपोथेसिस को प्रॉपर कंफर्मेशन दी गई थी 1940s में, जब सबसे पहले उसने एक आइसोटोप यूज़ किया था ऑक्सीजन का O18, जिसमें उसने बेसिकली एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ क्लियर आउट की थी कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज़ होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आइसोटोप हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल रिसर्चेज में तब यूज़ करते हैं जब हमने केमिकल पाथवेज या केमिकल रिएक्शंस में ट्रेस अमाउंट्स को चेक करना हो। तो आपकी बुक पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट गिवन है, दो उसने ग्रुप्स बनाए थे प्लांट्स के। एक ग्रुप के अंदर उसने ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप यूज़ किया था, एक ग्रुप में उसने ऑक्सीजन 16 वाला आइसोटोप यूज़ किया था। या आप कह सकते हो कि उसने दोनों ग्रुप्स में यूज़ किया था, लेकिन उसकी ऑक्सीजन की जो आइसोटोप डिफरेंट आइसोटोप्स जो ऑक्सीजन के यूज़ किए थे उनके उसने प्लेसमेंट ज़रा डिफरेंट की थी। पहला ग्रुप जो था उसमें उसने कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन दिया गया था वो 16 का था, जबकि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन दिया गया था वो था 18 आइसोटोप वाला। सो जब यहाँ पे ब्रेक डाउनिंग हुई, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बने, वाटर भी रिलीज हुआ, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ दैट वाज ऑफ ऑक्सीजन 18। तो बेसिक उसने जो आइसोटोप यूज़ किया था इस चीज़ को लेबल करने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है, वो है ऑक्सीजन 18 का। सेकेंड ग्रुप में उसने क्या किया था, सेकेंड ग्रुप में उसने कार्बन डाइऑक्साइड में जो आइसोटोप ऐड करवाया था दैट वाज O18, जबकि वाटर में जो ऐड किया था दैट वाज O16 जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चीज़ बनेगी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो O18 वाला जो आइसोटोप है वो किस में गया, कार्बोहाइड्रेट्स में गया। जबकि वाटर के अंदर जो उसके बाद वाटर रिलीज हुआ, वाटर के अंदर वाटर के साथ जब ऑक्सीजन रिलीज हुई तो ऑक्सीजन के अंदर कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, दैट वाज 16। तो O18 की प्रेजेंस से ये पॉइंट क्लियर होता है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सो कंक्लूजन क्या निकला था यहाँ पे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी वाटर की स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो NADP को रिड्यूस करता है NADPH2 में, जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है। NADPH2 और ATP की प्रोडक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है उसे जो कार्बोहाइड्रेट्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या शुगर जो बनते हैं वो बनते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो NADPH2 जो है वो रिड्यूसिंग पावर है, जो वाटर के स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन रिलीज होगी उसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि NADP की रिडक्शन होती है। जबकि ATP जो है ये एसिमिलेटरी पावर है जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती है। तो बच्चों यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को, इस पूरे पोर्शन को साथ ही आपने रीड आउट करना है। नोट डाउन करने वाली चीज़ें इसमें फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन के डिफरेंसेस हैं, और वैन लीन का हाइपोथेसिस आपने एज अ लॉन्ग बहुत अच्छे से तैयार करना है। वो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग जो है पेपर में अक्सर आ जाता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।